अभी मेरी शादी को 7 दिन हुए थे और नई दुल्हन के लिए संडे को देर से उठना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं कि मेरी सासू माँ किचन से बर्तन गिराने लगे। वो तो मुझे शादी के कुछ महीने पहले से जानती थी। विवेक हमेशा उनकी बहुत तारीफ करते थे। हमारी सगाई के 3 महीने बाद हमारी शादी हुई थी, जिस दौरान मैं 5-6 बार अपनी सासू माँ जी से मिली थी। शादी की रस्मों के दौरान भी वो मेरे साथ बहुत प्यार से थी, पर आज सुबह कुछ अजीब हुआ था। जब मेरी आंख खुली तो विवेक भी बेड पर नहीं थे। मैंने बाहर जाकर सबसे पहले अपने ससुर जी के पैर छुए तो उन्होंने मुझे कुछ संकोच के साथ आशीर्वाद दिया। एक रात में ऐसा क्या हुआ कि सब बदल चुका था। मैंने सासू माँ से पूछा कि विवेक कहाँ है, तो उन्होंने मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर कहा कि वो ऑफिस चला गया है। मैंने कहा संडे को ऑफिस? तो उन्होंने कहा संडे नहीं मंडे है महारानी। मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा गया था। मुझे लगा कि मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है। फिर मैंने सोचा शायद ये शादी की थकान अभी तक उतरी नहीं है, लेकिन मेरे प्रति सबके बदले हुए रवैये से मैं बहुत दुखी थी। पिछले 1 हफ्ते से जिस ससुराल में मैं रानियों की तरह रह रही थी, वो अचानक मुझे पराया लग रहा था। मैं इस उधेड़पुर में ही नहाने चली गई। जब बाहर आई तो मेरा फोन बज रहा था। वो विवेक का फोन था। उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार हो जाऊं, वो 1 घंटे में घर आ रहा है मुझे लेने। विवेक की इस बात से मुझे तसल्ली हुई कि बाकी सब भले ही बदल गए, कम से कम विवेक जो कि मेरे लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो मेरे बारे में सोच रहे हैं। विवेक की सरप्राइज देने की आदत मुझे बहुत पसंद है। शादी से पहले एक दिन उन्होंने मुझे तुरंत घर के नीचे बुलाया और ऐसे ही घर के कपड़ों में मुझे मूवी और फिर डिनर पर ले गए थे। मुझे तैयार होने तक का वक्त भी नहीं दिया था उन्होंने। आज कम से कम मुझे पहले बताया तो, और 1 घंटे का वक्त तो दिया। मैं खुश थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैं तैयार हो रही थी कि विवेक का फोन आ गया और उन्होंने मुझे चलने के लिए बाहर बुलाया। मैं तैयार होकर उनके साथ कार में जाकर बैठ गई। विवेक ने मुझे एक बार देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी आगे बढ़ा ली। मुझे पता था विवेक का इस तरह से नाराज होने का नाटक करना विवेक के सरप्राइज की शुरुआत का पुराना तरीका था। मैं इस बार खेल खेल में चुप बैठी रही। तभी थोड़ी देर बाद एक जगह विवेक ने ब्रेक लगाया और मुझसे कहा, श्रुति तुम अंदर चलकर रिसेप्शन पर बैठो, मैं कार पार्क करके आता हूँ। विवेक के मुंह से रिसेप्शन शब्द सुनकर मैं थोड़ी सी झिझक गई, पर फिर तुरंत बाहर उतरकर मैंने उस पर बोर्ड पढ़ा, सिन्हा साइकेट्रिक क्लिनिक। मैंने आसपास हर तरफ देखा कि शायद मुझे विवेक ने कहीं और जाने को कहा होगा, पर उसे रेजिडेंशियल एरिया में सिर्फ एक वो क्लिनिक ही था, बाकी सब कोठियां थी। मैं चुपचाप वहीं सन खड़ी रहेगी। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शायद मुझसे कोई बड़ी गलती हुई है, जिसके कारण सब मुझसे इस तरह से बात कर रहे थे। तभी विवेक आए और उन्होंने मुझसे कहा, तुम अंदर नहीं गई, आओ चलो। मैं चुपचाप विवेक के पीछे चल दी। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये विवेक का कोई बड़ा मजाक है या सच। पर क्लिनिक में अंदर पहुंचकर जब विवेक ने मेरे नाम से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कंफर्म किया तो मुझे अपनी किसी कमी का यकीन हो गया। विवेक और मैं अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे, पर 1 हफ्ते की शादी में मैं विवेक के साथ जितनी कंफर्टेबल हुई थी, उसके बाद भी आज मुझ में उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी कि आखिर वो मुझे एक साइकेट्रिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों लाया है। मैं इस सोच में अनुमान लगा रही थी कि अटेंडेंट ने हमें अंदर जाने को कहा। अब हम डॉक्टर के सामने बैठे थे। वो कमरा कुछ अलग था। नॉर्मल ड्राइंग रूम की तरह सोफा लगा था और उस डॉक्टर के चेहरे पे भी एक गंभीरता की जगह स्माइल थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने विवेक की तरफ देखा क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तब विवेक ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर दरअसल मुझे नहीं लगता श्रुति को पता भी होगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर से ज्यादा मैं अपनी प्रॉब्लम जानने के लिए उत्सुक थी। तब विवेक ने आगे कहा, डॉक्टर हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ है। शुरू में सब ठीक था। मुझे श्रुति की मम्मी ने ये बात पहले ही बताई थी, पर मुझे उन्हें यकीन था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब जब शादी के 1 हफ्ते बाद ये फिर से हुआ तो मुझे लगा अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए मैं श्रुति को आपके पास ले आया। विवेक के मुंह से ये बात सुनकर श्रुति से रहा ना गया और वो लगभग चिल्लाते हुए विवेक से बोली, विवेक मुझे क्या हुआ है बताते क्यों नहीं।
तब विवेक ने डॉक्टर को बताया कि शनिवार की रात कुछ गेस्ट को विदा करके हम थके हारे अपने कमरे में आकर सो गए थे। फिर अगले दिन मैं उठा तो मैंने श्रुति को बड़े प्यार से आवाज दी, पर उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। तो मुझे कुछ शक हुआ। ये बात मेरे अलावा घर में किसी को नहीं पता थी कि श्रुति को एक अजीब बीमारी है जिसमें वो कई बार 2 दिन तक सोकर नहीं उठ पाती। ये एक शॉर्ट कोमा जैसी अवस्था होती है और वो तभी उठ सकती है जब वो खुद उठेगी। कमरा सन्नाटे से भरा था। श्रुति सन्न रह गई थी। उसकी नई जिंदगी में मानो कोबा लग गया था। श्रुति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। एक पल में ही उसे पूरी दुनिया, अपनी माँ, मायका, ससुराल, ये शादी, ये बंधन, ये रिश्ते, सब कुछ बेमानी लग रहा था। उसने डॉक्टर से ये भी नहीं पूछा कि इस बीमारी का कोई इलाज भी है या नहीं, क्या वो कभी ठीक भी हो पाएगी या नहीं। वो बस वहां से खड़ी होकर डॉक्टर के रूम से बाहर निकल आई। विवेक एक्सक्यूज मी डॉक्टर कहकर श्रुति के पीछे पीछे आ गया। फिर वो श्रुति को कार में बैठाकर कार का एसी ऑन करके वापस डॉक्टर के पास गया और कुछ देर बाद आकर श्रुति के साथ कार में बैठ गया। श्रुति की आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। वो सिर नीचे किए बस रोती ही जा रही थी। विवेक ने श्रुति की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, चुप हो जाओ श्रुति, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ये सब तुम्हें इतनी जल्दी और यूं पता चलेगा। हमारी शादी की महज 7 दिन बाद। श्रुति नाराज थी सबसे, पर विवेक से नहीं। फिर भी उसने अपना सारा गुस्सा विवेक पर निकाल दिया। उसने कहा, अब नहीं तो कब बताते मुझे? क्या तुम चाहते थे कि मुझे कभी ये बात पता ही ना चले? क्या अपनी बीमारी के बारे में जानने का मुझे कोई हक नहीं है? विवेक चुपचाप श्रुति की सारी बातें सुन रहा था। वो चाहता था कि श्रुति के मन का सारा गुस्सा निकल जाए और वो थोड़ी शांत हो जाए। उसने श्रुति से सिर्फ इतना कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो श्रुति। विवेक के मुंह से निकला सॉरी श्रुति का सारा गुस्सा ले गया। वो एकदम शांत हो गई और अब वो विवेक पर गुस्सा करने के लिए खुद से नाराज थी, क्योंकि विवेक ही तो था जो इस बीमारी से लड़ाई में उसके साथ खड़ा था। उसने उसकी ये बीमारी जानने के बावजूद उससे शादी की थी। श्रुति ने विवेक से कहा, नहीं विवेक, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने सबका गुस्सा तुम पर निकाल दिया। अगर तुम साथ ना देते तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती। एक तुम ही तो मेरा सहारा हो। अब विवेक और श्रुति दोनों ही खुश और सुकून से थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और स्माइल एक्सचेंज की और गाड़ी आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद विवेक ने घर के बाहर पहुंचकर गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर जब श्रुति और विवेक अंदर जा रहे थे तो श्रुति ने देखा कि 2 लड़के सीढ़ी लगाए उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कुछ कर रहे थे। श्रुति वहां रुकी और उसने यूं ही नीचे हाथ में एक छोटी सी एलईडी स्क्रीन लिए बैठे एक बंदे को देखा। स्क्रीन में वो पिछले कुछ दिनों की सीसीटीवी फुटेज को आगे पीछे करके चेक कर रहा था। तभी उस स्क्रीन में श्रुति ने देखा कि उसकी सास, ससुर, विवेक और उसकी नंद प्रीति कहीं जा रहे हैं। उसने ऊपर ध्यान से देखा तो डेट पिछले दिन यानी संडे की थी। उसको कुछ डाउट हुआ तो उस सीसीटीवी वाले लड़के से बोलकर उस फुटेज को दोबारा देखने लगी। तभी पीछे से विवेक आ गया और श्रुति को वो फुटेज देखते हुए थोड़ा झिझक गया। श्रुति ने विवेक से सीधे सवाल किया, विवेक, कल तो मेरी तबीयत खराब थी और मैं पूरा दिन सो रही थी, तो तुम सब लोग घर में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गए थे? विवेक ने श्रुति से धीरे से कहा, श्रुति अंदर चलो, घर में बैठकर बात करते हैं। विवेक श्रुति के शक से थोड़ा बेचैन हो गया था, पर उसने वहां से बात संभाल ली। फिर वो श्रुति को घर के अंदर ले आया। अंदर जाते ही उसके सास और ससुर ने उसकी ओर सवालों की बारिश कर दी। सवाल तो उसके मन में भी थे, पर वो इन नए नए रिश्तों की मर्यादा को ऐसे लांघना नहीं चाहती थी। वो बेचारी खुद जितना अपनी बीमारी के बारे में जानती थी उतना उसने उन्हें बता दिया, पर उसकी सास ने एक टिपिकल सासू माँ की तरह हल्की आवाज में उसके मायके वालों पर शादी से पहले कुछ ना बताने का इल्जाम लगा दिया था, जिससे श्रुति बहुत दुखी थी और साथ साथ अपने घर वालों से गुस्सा भी थी, क्योंकि भले ही ये बीमारी उसकी थी पर यह बेइज्जती और इल्जाम उसके परिवार वालों पर लग रहे थे। श्रुति अब सिर्फ एक ही सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि उसे घर में पूरे दिन बीमार सोते हुए अकेला छोड़कर सारे घर वाले कहाँ गए थे? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी आखिर? श्रुति के मन में अब गुस्से के साथ अविश्वास की भावना भी धीरे धीरे घर कर रही थी, क्योंकि उसके सवालों के जवाब अभी तक उसे नहीं मिले थे। रात को डिनर के बाद जब वो अपने कमरे में गई तो उसने ये सोच रखा था कि विवेक को अकेला पाते ही वो सबसे पहले उससे इस सवाल का जवाब मांगेगी कि उसे घर में बीमार अकेली सोते हुए छोड़कर पूरा परिवार कहाँ गया था।
थोड़ी ही देर में विवेक कमरे में आया। वो भी जानता था कि श्रुति उससे यही सवाल पूछेगी, इसीलिए उसने आते ही बात टालने के लिए टीवी ऑन किया और श्रुति की बनाई भिंडी की सब्जी की तारीफ करने लगा। श्रुति ने विवेक की बात खत्म होते ही उससे अपना सवाल पूछा तो विवेक ने उससे कहा कि मम्मी ने हमारी शादी की मन्नत मांगी थी, इसीलिए हम सब देवी के मंदिर गए थे। मैं जानता था तुम्हारे शॉर्ट कोमा वाली बीमारी के बारे में, इसीलिए मैंने सबको उसी दिन मंदिर जाने को कहा ताकि किसी को कुछ पता ना चले। श्रुति ने विवेक से कहा, तो ये बात तुमने मुझे सुबह ही क्यों नहीं बताई? मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। विवेक, मैं तुमसे ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करती और मैं चाहती हूँ मेरा ये विश्वास हमेशा बना रहे, इसीलिए प्लीज़ मुझसे कभी भी कुछ मत छुपाना। विवेक ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, हाँ मैडम, जैसा आप कहें। श्रुति ने आगे कहा, और अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे बता देना, मैं भी तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनाती रहूंगी। ये कहकर श्रुति का चेहरा मुस्कान के साथ खिल गया। विवेक भी श्रुति के चेहरे पर 3 दिन बाद हंसी देखकर सुकून में था। अगली सुबह खुशियों से भरी थी। श्रुति ने सबसे पहले उठकर सबके कमरों में चाय पहुंचाई और फिर विवेक को भी प्यार से उठाकर चाय दी। उसकी जिंदगी में जैसे अब सब कुछ ठीक हो रहा था। हाँ, उसे अपनी बीमारी का दुख तो था, पर उसे विवेक पर विश्वास था कि वो सब ठीक कर देगा और हर हाल में उसका साथ देगा। विवेक रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। अब घर पर सासू माँ और प्रीति ही थे। ससुर जी अपने फर्नीचर के शोरूम पर जा चुके थे। वो एक बिजनेसमैन थे। सासू जी तो आज बिल्कुल सामान्य बर्ताव कर रही थी, पर प्रीति जो कॉलेज के 3rd ईयर में थी वो थोड़ी अलग थी। पता नहीं वो मुझे अलग लग रही थी या वो ऐसी ही थी, क्योंकि अभी तक मैंने उसे अच्छे से नहीं जाना था। वो हमसे बात कम करती थी और फ़ोन पर ज़्यादा टाइप करती रहती थी। मुझे उसकी ये आदत थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, पर मैं कभी भी उसके जैसी फ़ोन से चिपकी रहने वाली लड़की नहीं थी, खास तौर पर जब परिवार का कोई बड़ा सदस्य आपसे बात कर रहा हो। पर मुझे उससे कुछ कहने का अभी सही समय नहीं लगा। मैं चुप रही। तभी शोरूम से एक नौकर ने आकर सासू माँ के हाथ में एक पर्चा और कुछ दवाइयाँ दी और चला गया। सासू माँ ने उसके हाथ से दवा ले ली, पर मेरे वहाँ होने से वो बड़ी असहज हो गई। इससे पहले मैं उनसे कुछ पूछती, वो दवाइयाँ अपनी साड़ी के पल्लू में ढककर तुरंत अंदर चली गई। मुझे उनका ये रवैया बड़ा ही अजीब लगा। मैंने तुरंत प्रीति से पूछा, प्रीति, मम्मी को क्या कोई प्रॉब्लम है? ये दवाइयाँ किसकी थी? प्रीति ने अपने फ़ोन में से नज़र उठाकर मुझे देखा और कहा, कौन सी दवाइयाँ? प्रीति से ये सवाल करना ही बेकार था। वो तो किसी और ही दुनिया में रहती थी। काफ़ी देर तक सासू माँ नहीं आई और वे सीधे किचन में चली गई। मैंने भी बात को नज़रअंदाज कर दिया। शायद कल जो मेरे साथ हुआ उसने एक ही दिन में मुझे ऐसा शक्की बना दिया था कि मैं हर चीज़ पर ध्यान दे रही थी और बेवजह मन में वहम आ रहा था। शाम को विवेक ऑफिस से आए तो वे मेरे लिए केक लाए थे। मैंने पूछा, ये किस खुशी में है? तो उन्होंने याद दिलाया कि ठीक 3 महीने पहले इसी दिन हमारी सगाई हुई थी। ये उसका सेलिब्रेशन है। मैं खुश थी। सब लोग केक खा रहे थे। हंसी खुशी टाइम बीत रहा था। रात को सबके डिनर के बाद मैं अपने कमरे में आ रही थी कि मेरी नजर प्रीति के कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने देखा प्रीति अपने बिस्तर पर दीवार की ओर मुंह करके लेटी थी और लाइट चल रही थी। मुझे लगा शायद वो सो गई है तो मैं उसके कमरे की लाइट बंद कर दूं। मैंने धीरे से अंदर जाकर जैसे ही लाइट बंद की, मुझे एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। इस चीख से डर से मेरे दूसरे हाथ में दूध का ग्लास जमीन पर गिर गया और कुछ ही मिनट में सब लोग दौड़कर वहां आ गए। विवेक ने आकर तुरंत कमरे की लाइट ऑन कर दी। मैं और प्रीति दोनों ही डरे हुए थे। मैं तो चीख की आवाज़ से डरी थी, पर प्रीति जो खुद चीखी थी वो लाइट बंद होने से ऐसे क्यों डर गई थी? सासू माँ ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, बहू, प्रीति के कमरे की लाइट आगे से कभी बंद मत करना। मैंने कहा, मम्मी जी, मुझे लगा प्रीति सो गई। तभी मुझे बीच में रोकते हुए विवेक ने कहा, श्रुति, आगे से लाइट कभी बंद मत करना, समझ गई ना तुम? चलो अब। कुछ देर पहले जो सारे लोग खुशनुमा माहौल में झूम रहे थे, एक लाइट बंद करने से ऐसा क्या हो गया कि सब मुझसे नाराज हो गए? ये बात मेरी समझ से परे थी और ना चाहते हुए भी फिर से मुझे कई शक के घेरे में जकड़ रही थी। आई एम सॉरी विवेक, मुझे नहीं पता था कि लाइट बंद होने से प्रीति इतनी डर जाएगी। मुझे तो लगा वो सो गई है, इसीलिए मैंने उसके कमरे की लाइट बंद की। श्रुति की ये बात सुनकर विवेक ने उससे कहा, छोड़ो ना श्रुति, जो हुआ सो हुआ, पर अब कभी भी बंद मत करना।
प्रीति को अंधेरे से डर लगता है। वो रात को भी लाइट ऑन करके ही सोती है। अब छोड़ो ये बात, चलो सो जाते हैं, मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। अगले दिन सुबह सब लोग सामान्य थे। वे कल रात की बात भी भूल चुके थे, पर श्रुति के दिमाग में प्रीति की वो चीख अभी भी लगातार घूम रही थी। श्रुति अब प्रीति का ज्यादा ध्यान रखने लगी थी। उसके साथ वो कुछ ज्यादा ही प्यार से पेश आ रही थी। उसके खाने पीने पर भी ध्यान दे रही थी। प्रीति भी अब धीरे धीरे श्रुति के साथ घुलने मिलने लगी थी। अगले कुछ दिनों में ही वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई थी। ये बात विवेक को ना जाने क्यों खटकने लगी थी। कुछ दिन तो विवेक चुप रहकर अपनी बहन और पत्नी की ये दोस्ती देखता रहा, पर फिर उसने एक दिन प्रीति को अकेले में देखकर वो उसे गुस्से से डांटने लगा। प्रीति, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम श्रुति से ज्यादा घुलो मिलो मत। जैसा कहता हूँ सिर्फ वैसा ही करो, यही सबके लिए अच्छा है। विवेक और प्रीति के बीच हुई ये बात किसी ने नहीं सुनी सिवाय उसके जिसे ये बात नहीं सुननी चाहिए थी, यानी श्रुति। श्रुति को लगा उसके साथ किस्मत कितनी अजीब खेल खेलती है। वो जैसे ही सबके साथ खुशी से रहने लगती है तभी कुछ न कुछ अजीब होता है। भला विवेक को मेरे प्रीति से बात करने या उससे दोस्ती करने से ऐतराज क्यों है? उसे तो इस बात से खुश होना चाहिए था। वो ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं विवेक का कोई पुराना अफेयर तो नहीं जिसके बारे में प्रीति जानती हो और विवेक को डर हो कि वो ये बात मुझे ना बता दे। ऐसे और ना जाने कितने शक वाले ख्याल श्रुति के दिमाग में दस्तक दे रहे थे, पर जिंदगी की लगातार लगने वाली ठोकरों से श्रुति अब समझदार हो गई थी। पहले जैसे वो हर बात विवेक से खुलकर पूछती थी और वो उसे जवाब में चुप करा दिया करता था, अब वो विवेक की किसी भी कहानी में नहीं आना चाहती थी और इस बार वो सब सच जानना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि ये लुका छुपी का खेल अब उसे खत्म करना ही होगा। श्रुति विवेक के ऑफिस जाने का इंतजार करती और फिर घर पर उसके सारे कपड़े और फाइल्स ढूंढने लगती। उसे उम्मीद थी कि उसके अफेयर का कोई न कोई सबूत तो उसके हाथ जरूर लगेगा। कई दिनों तक ये चलता रहा, पर जब कुछ भी श्रुति के हाथ ना लगा तो उसने विवेक का पीछा करने का सोचा। एक शनिवार तो वो उसकी ऑफिस पहुंच गई, सिर्फ ये चेक करने की कहीं ऐसा तो नहीं कि विवेक का ऑफिस सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक हो और वो शनिवार को किसी और के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस के नाम से घर से चला जाता हो। और विवेक के ऑफिस पहुंचकर उसने जब विवेक को वहीं पाया तो उसने एक छोटा बहाना बना दिया कि वह शॉपिंग के लिए पास के मॉल में आई थी, बस इसीलिए उससे मिलने ऑफिस आ गई। इसके बाद अपने जासूसी के झूठ को छुपाकर वो वापस घर तो आ गई, पर उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि सब ठीक है। अब उसके पास एक रास्ता था, किसी तरह से प्रीति से ये पूछना कि विवेक उसे उससे बात करने से रोक क्यों रहा है। इसीलिए अब श्रुति ने विवेक का पीछा छोड़ दिया और उसका नया निशाना थी प्रीति। श्रुति अब प्रीति से और ज्यादा खुल मिल रही थी। प्रीति जो अब एक भाभी से ज्यादा उसे दोस्त मानने लगी थी, वो इस बात से अनजान थी कि श्रुति का ये प्यार सिर्फ उसके प्रति एक नंद या दोस्त वाला स्नेह नहीं, बल्कि उसके दिमाग में चलती एक चाल का हिस्सा भी था। श्रुति घंटों प्रीति के साथ बात करती और घुमा फिरा कर उससे विवेक के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करती रहती, पर प्रीति के पास विवेक और उसके बचपन की शरारतों के तो कई किस्से थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे श्रुति का मकसद हल हो सके। रात को विवेक के घर आते ही श्रुति प्रीति के साथ सामान्य हो जाती और दिन भर उससे चिपकी रहती। अगली सुबह घर की बैल बजने से उसकी आंखें खुली तो दरवाजे पर उसकी सासू माँ खड़ी थी, जो तीर्थ यात्रा से वापस आ गई थी। उन्हें देखते ही श्रुति के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे वो उनके आने से बिल्कुल भी खुश ना हो या जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। पूरी आंखों के तजुर्बे से एक नई दुल्हन को अपने चेहरे के भाव को छुपाना मुश्किल था। अपने सासू माँ का स्वागत करके उन्हें अंदर बुलाया और फिर उनके लिए चाय बनाने चली गई। उसकी सास ने सबसे पहले प्रीति के कमरे में जाकर उसके सर पर हाथ फेरा और उसके माथे पे एक छोटा सा टीका लगाया और उसके कमरे में एक पुड़िया रख दी। बिना उसे जगाए चुपचाप बाहर आ गई। श्रुति को प्रीति की तबीयत के बारे में पता तो था, पर अब उसे यकीन था कि शायद उसकी तरह प्रीति भी अपनी किसी बीमारी की गंभीरता से अनजान है। प्रीति को अंधेरे से लगने वाला डर शायद कोई बड़ी बीमारी का छोटा सा साइड इफेक्ट है। इसीलिए सासू माँ प्रीति के लिए आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा पर गई थी। एक बार तो श्रुति को लगा कि उसकी सास ने ये यात्रा सिर्फ अपनी बेटी के लिए की।
वो उसकी बीमारी के बारे में भी तो जानती थी, पर उन्होंने उसे ऐसा कुछ नहीं दिया। फिर उसने नए रिश्ते के कारण इस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। अगले दिन रोजाना की तरह श्रुति विवेक के जाते ही प्रीति के साथ दोस्तों वाला बर्ताव करने लगी। पर यह गहरी दोस्ती अब न सिर्फ विवेक बल्कि उसकी सासू माँ को भी खटक रही थी। विवेक की इस तरह अपनी सास ने भी प्रीति को अकेले में श्रुति से दूर रहने के लिए समझाया। पर अब तक प्रीति और श्रुति की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि प्रीति ने न सिर्फ अपनी माँ से इसका विरोध किया, बल्कि उसने अगले ही दिन ये बात भावनाओं में बहकर श्रुति को भी बता दी। श्रुति इस बात से बड़ी चिंता में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या बात है कि ये सब लोग मिलकर प्रीति और मेरी दोस्ती के पीछे पड़े हैं। तभी श्रुति के दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा कहीं ये प्रीति की वो बीमारी ही तो नहीं जिसके कारण कोई मुझे उसके करीब नहीं जाने दिया जाता। तभी मुझे ना पता चल सके कि उसे क्या प्रॉब्लम है। बहुत दिनों के बाद ही सही, इस बार श्रुति का अंदाजा बिल्कुल सही था। अब उसे विवेक के अफेयर नहीं बल्कि प्रीति की बीमारी के बारे में जानना था। उसने प्रीति से सब कुछ पूछा, पर बेचारी प्रीति तो अपनी बीमारी के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती थी कि उसे अंधेरे से डर लगता है। और लगभग 5 साल पुरानी उसकी इस बीमारी की शुरुआत एक कार एक्सीडेंट के बाद हुई थी, जिसमें उसके सर पर गहरी चोट लग गई थी। इसके बाद से ही कभी न कभी वो बेहोश हो जाती थी और फिर उसे कुछ दिन कॉलेज जाने से और किसी से मिलने जुलने से भी रोक दिया जाता था। अब श्रुति और प्रीति दोनों मिलकर सच्चाई की खोज में लग गई थी। और एक दिन सफाई के दौरान श्रुति को अपने सास के कमरे से वो फाइल मिली, जिसे देखकर उसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि उस फाइल पर लिखा था सिन्हा साइकेट्रिक क्लिनिक, यानी वही क्लिनिक जहां श्रुति का भी इलाज चल रहा था। पर उस मोटी फाइल पर पेशेंट का नाम था प्रीति वर्मा और यह फाइल 9 साल पुरानी थी, यानी तब प्रीति 16 साल की थी। और जब दोनों की नज़र फाइल पर लिखी बाकी डिटेल्स पर पड़ी तो दोनों के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। दोनों हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। दोनों के होश उड़ गए थे। फाइल में लिखा था कि प्रीति एक लेस्बियन है। प्रीति तो यह सब पढ़कर जैसे एक शॉक में चली गई और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। श्रुति ने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे सहलाने लगी। प्रीति हिचकते हुए बोली, भाभी, मुझे आज तक पता ही नहीं था कि मुझे ये सब बीमारी है। ना ही मुझे कभी ऐसा कुछ फील हुआ। मैंने तो खुद को कभी किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते भी महसूस नहीं किया। हाँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि कभी मुझे कोई लड़की अच्छी लगती थी या किसी लड़की की ड्रेस अच्छी लगती थी तो मैं तारीफ कर दिया करती थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती भाभी। देखिए ना, सब घर वालों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और तो और मुझे आपसे दूर रहने के लिए भी कहा गया। प्रीति और ज़्यादा सिसक सिसक कर रोने लगी। श्रुति ने उसे चुप कराते हुए बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती हुए उसे समझाया, प्रीति, जिसे तुम बीमारी कह रही हो वो कोई बीमारी नहीं है। तुम बीमार नहीं हो, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। तुम क्यों रोती हो? भगवान के बनाए सभी मनुष्य खूबसूरत होते हैं। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं, कोई विकार नहीं। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। अपने आप को उसी हालत में स्वीकार करो प्रीति, जैसा भगवान ने तुम्हें बनाया है। अपने गुणों को पहचानो, तभी लोग तुम्हें पहचानेंगे। प्रीति को श्रुति की बातों से बड़ा हौसला मिलता है और वो अपने आंसू साफ करती है। फिर श्रुति उसे मुस्कुराते हुए कहती है, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे लिए हमेशा मेरी छोटी ननंद सबसे प्यारी सहेली ही रहोगी। श्रुति की बात सुन प्रीति भी मुस्कुरा देती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।